नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं शिवांश आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी सबसे पहली क्लास होने वाली है। तो आपके फीडबैक का मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत इंतजार रहेगा। और ये क्लास अपनी होने वाली है, थंबनेल में आप देखकर समझ ही गए होंगे कि जो एमपी टेट है अपना, एमपी टेट वर्ग एक और सॉरी वर्ग एक वाले अभ्यर्थी भी चाहे तो देख सकते हैं, जिनको पैसेज वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत है। ठीक है, मेनली ये होने वाली क्लास वर्ग दो और वर्ग तीन के लिए, क्योंकि जो लेवल मैंने पैसेज का लिया है तो वो लिया है बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी है। और भाई आपको पैसेज सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता, या आपको पैसेज सॉल्व करना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो आज से ये चीज आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाने वाली है यदि आप वीडियो के अंत तक आप बने रहे। ठीक है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मतलब वर्ग दो और वर्ग तीन, यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मात्र इस एक वीडियो से। तो आप एक बार इस वीडियो को आप एक बार जाकर देखेंगे तो आपको इसका एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता चल जाएगा, और कितने नंबर लाने हैं, कैसे हम पास हो सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट दी हुई है। ठीक है। और एग्जाम कब से है इसका, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी ऑलरेडी होगी है। ठीक है ना। मतलब वर्ग दो और वर्ग तीन का जो एग्जाम होना है वो कब होना है आपका, जुलाई और अगस्त में होना, आई थिंक, जहां तक मैं सही हूं तो। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ठीक है, कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सरल तरीका बता देता हूं आपको। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए पॉइंट्स लिख कर लाई हूं, बहुत काम के पॉइंट्स होने वाले हैं आपके लिए, तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है। स्टेप वन आपका क्या है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। स्टार्टिंग जैसे आपको पेपर आपके सामने आता है, ठीक है ना, या आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका पेपर ओपन होता है और आप इस सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए जाते हो। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आप क्वेश्चंस पढ़ लो। क्वेश्चन यदि आप पढ़ लोगे तो आपको एक पैसेज की आउटलाइन पता चल जाएगी, और ये पता चल जाएगा कि हम पैसेज में पढ़ना है तो हमें किस पॉइंट पर फोकस करना है, सबसे पहली बात। ठीक है ना। तो आपका होता है स्टेप वन क्लियर यहां से। स्टेप टू क्या है, स्किम द पैसेज। स्किम का मतलब आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने पेडागोजी ऑलरेडी पढ़ रखी है। नहीं भी पढ़ रखी, स्किम का मतलब होता है कि एक ओवरव्यू लेना। ठीक है। आपको ऊपर ही ऊपर आपको जो मेन मेन वर्ड्स है, मेन मेन पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे पैसेज में, वो आपको एक बार देख लेना, जिससे आपको क्या है कि पूरे ओवरव्यू उसका पता चल जाएगा, पूरा ग्राउंड पता चल जाएगा कि किस बेस्ड मतलब किस चीज पर बेस्ड आपका पैसेज होने वाला है। ठीक है। ये हो गया भाई आपका स्टेप सेकंड क्लियर। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आराम से पैसेज पढ़ना है भाई। ठीक है ना। आराम से आपको पैसेज पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको पैसेज आपको देख लेना है अच्छी नजरों से। ठीक है। ये हो गया भाई आपका स्टेप थ्री क्लियर। स्टेप फोर में आपको क्या करना है, सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, मतलब जो पैसेज में दे रखा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने गए उसको उस लाइन को पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट को समझा, चार ऑप्शन पढ़े आपने, अपने अपना प्रश्न की भाषा समझी और उसको आपने टिक कर दिया, या आपका हो गया प्रश्न सॉल्व। ठीक है। स्टेप फाइव में आपको क्या करना है, हैंडल वोकेबुलरी क्वेश्चंस स्मार्टली। वोकैब के जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें जो ऑप्शन आते हैं भाई आपके, वो कई बार आपको फंसा देने वाले होते हैं। ठीक है ना। कई बार तो सीधा सीधा होता है भाई कि तीन ऑप्शन सीधे सीधे भाई, जैसे किसी प्रश्न का आपसे सिनोनिम पूछा गया है तो एक ऑप्शन तो आपको सिनोनिम रहेगा और तीन क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे कि भाई ये क्या है, एंटोनिम से। तो वहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, और जिन क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हो गया भाई आपका स्टेप फाइव सॉल्व। स्टेप सिक्स में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक। वही, यदि आप किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आप फंस रहे हो तो आपको सबसे पहले तो दो ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करके एलिमिनेट कर लेना। दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो बन जाती है वो बन जाती है 50% की। ठीक है ना, या तो सही या फिर गलत। ठीक है। 1:2 में आपकी चीज काम करती है। ठीक है। नहीं तो ऐसे क्या करती है भाई, 1:4 में काम करती है। अब दो ऑप्शन इसमें क्या है कि आपके गलत होने की संभावना भी कितनी हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स जो लगातार बच्चे करते हैं, नए अभ्यर्थी हैं पुराने अभ्यर्थी हैं, करते हैं, पैसेज में नंबर गवा देते हैं। सबसे पहली बात तो भाई, पैसेज में आपको एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। ठीक है। नहीं तो आप मेरिट से आप बहुत दूर हो जाते हो। ठीक है। पात्रता परीक्षा में आप क्वालिफाइंग मार्क्स से बहुत दूर हो जाते हो। तो आपके पैसेज में क्या है, नंबर कटना ही नहीं चाहिए। मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, रीडिंग पैसेज वर्ड बाय वर्ड। भाई इतना बड़ा पैसेज आएगा, उसको वर्ड बाय वर्ड यदि आप पढ़ना चाहोगे भी तो आपको लग जाएंगे कितने, 8 से 10 मिनट। ठीक है ना। यदि आपने इतना समय सिर्फ पढ़ने में दे दिया तो आप खुद सोचो क्वेश्चंस आप सॉल्व कब करोगे। ठीक है। और इसमें गलतियां होने की संभावना भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास आपके ऊपर आ जाएगा टाइम का प्रेशर। ठीक। तो सबसे पहली चीज तो ये नहीं करनी है आपको भाई कि आपको वर्ड टू वर्ड पैसेज पढ़ रहे हो। दूसरी बात, गैसिंग मीनिंग्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। जो उन्होंने लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना है। ऐसा नहीं कि आप किसी आउट वर्ल्ड में चल रहे हो,
सबसे पहली बात तो पैसेज सॉल्व करने का नियम ये होता है कि पैसेज में जो दे रखा हमें वही पढ़ना है भाई, ठीक है। आउटसाइड का नॉलेज आपको नहीं लगाना है, जो बात मैंने यहाँ लिख रखी है आउटसाइड का नॉलेज आपको नहीं लगाना है। यदि वो किसी फैक्ट को वहां पे पैसेज में गलत भी लिख रखा है तब भी आपको सही फैक्ट पे नहीं जाना है, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के नॉलेज पर, ठीक है। तो ये हो गई भाई, इन चीजों को आप अच्छे से समझ लेना, चाहे तो एक बार वीडियो आप दोबारा इसको, इस पार्ट को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। ये मैंने ले रखा है पैसेज, बिल्कुल आसान सा पैसेज है, बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार क्या टेक्निक समझोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने कही थी आपसे भाई, प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दे रखा है भाई, सिनोनिम दे रखा हाईलाइटेड वर्ड रेस्ट का। इसका मतलब हमें पता चल गया कि पैसेज में हाईलाइटेड वर्ड्स भी होने वाले हैं और हमें उस पर क्या देना है, ध्यान, ठीक है। पहली बात ये हो गई, सिनोनिम पूछा है भाई। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सिनोनिम के ऊपर है, वो भी हाईलाइटेड वर्ड वीक के ऊपर है। तो यहां से भी हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई हमें 2 वर्ड वहां देखने के लिए मिलने वाले हैं। कौन कौन से वर्ड, वो भी हमने प्रश्न में पता कर लिए। तीसरा क्वेश्चन होने वाला है कि ओवरऑल टोन क्या है पैसेज की। जब आप स्किम करोगे पैसेज और थोड़ा लाइन बाय लाइन यदि आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी ओवरऑल टोन, ठीक है। तो इस पर भी जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें ध्यान देकर चलना है कि भाई हमें टोन का पता भी लगाना है। यदि आप पैसेज पहले पढ़ लोगे, प्रश्न पहले नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमें पता क्या क्या लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका टाइम वेस्ट होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 4 आपको या 5, 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इनमें से ट्रू कौन सा है, ठीक है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो एक बार तो आप इसको आप एक पैनी नजर से देख लोगे कि यदि इसमें से आपको कोई ऑप्शन पैसेज में लाइन में मिलता है तो मतलब वो सही ऑप्शन आपका होने वाला है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन आपका क्या है, द मर्चेंट वॉज एस्थेटिक, ठीक है। द मर्चेंट ऑलवेज टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हॉर्स। द टायर्ड हॉर्स नॉट एबल टू मूव फेल ऑन द ग्राउंड। फोर्थ ऑप्शन है द मर्चेंट वेंट टू द डेस्टिनेशन बाय ट्रेन। फिफ्थ ऑप्शन आपका ऑल आर ट्रू। होने को भाई ये 5 ऑप्शन भी आपके सही हो, मतलब ये जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके सही हो सकते हैं यदि पैसेज में 4 लाइन आपको मिलती हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई मर्चेंट ट्रेवल्स सॉरी व्हाई मर्चेंट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद हिज हॉर्स। मतलब मर्चेंट जो था लंबी दूरियां अपने हॉर्स पर क्यों तय करता था, इसका पता भी आपको वहां पर लगाना है। ऑप्शन भी आप एक बार देख लेना तो आपको पैसेज में मिलने में, ये ढूंढने में चीजें आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, व्हाई मर्चेंट्स हॉर्स कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड। मर्चेंट का जो हॉर्स था भाई ग्राउंड पे क्यों गिर गया था, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इस बात का पता भी हमें लगाना है। अगला प्रश्न, व्हाई द मर्चेंट डिसाइडेड टू लीव द हॉर्स बिहाइंड। उसने क्यों डिसाइड किया कि भाई हॉर्स को मैं, घोड़े को पीछे छोड़ दूंगा, ठीक है। पीछे छोड़कर वो क्यों निकल गया आगे, तो ये भी स्टोरी में आपको पता लगेगा भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मर्चेंट वोट टू ट्रीट द एनिमल्स विद काइंडनेस। मर्चेंट ने शपथ क्यों ली। बाउट का मतलब क्या होता है, बाउट का मतलब होता है कि शपथ लेना, ठीक है ना, यह प्रतिज्ञा करना। टू ट्रीट द एनिमल्स विद काइंडनेस मतलब एनिमल्स के साथ वो काइंडनेस के साथ क्यों पेश आएगा, उनको ट्रीट काइंडनेस के साथ क्यों करेगा, इसका पता भी हमें पैसेज में लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है तो उसका पैसेज से थोड़ा बहुत संबंध है क्योंकि भाई ये लाइन दे रखी है उन्होंने पैसेज में, ठीक है। तो जब तक आपको इन 4 फिगर ऑफ स्पीच का मतलब नहीं पता होगा तब तक इसको सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होने वाला है। चलिए आप पढ़ लेते हैं अपना पैसेज, ठीक है। पैसेज देख लेते हैं, बहुत ही सरल आसान भाषा में पैसेज है, जो भी आपको वर्ड टफ लगता है उसकी मीनिंग भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा भी, ठीक है। सबसे पहली बात, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ ग्रीडी मर्चेंट। ग्रीडी मतलब होता है लालची, ठीक है ना, लालची। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। हु ओन्ड, ऑन्ड मतलब होता है कि किसी चीज का मतलब आधिपत्य होना, उसके पास भाई आधिपत्य था किसी चीज का, या उसके पास किसी चीज का होना। ऑन्ड मतलब कहना चाहिए कि, चलिए बताता हूँ आगे। ऑन द मैग्निफिसेंट हॉर्स मतलब वो एक मैग्निफिसेंट हॉर्स का मालिक था, ठीक है, सीधी बात है। द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, ठीक है। हॉर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था और फास्ट था। एंड द मर्चेंट वाज प्राउड ऑफ इट, ठीक है। मर्चेंट को क्या था, इस पर बहुत ही गर्व था। ही वुड ऑफन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद द हॉर्स टू ट्रेड गुड्स एंड मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। वो अक्सर क्या करता था, लंबी दूरियां तय करता था। अब प्रश्न आपने पढ़ा, आपको याद आ गया होगा कि भाई ये वाला प्रश्न तो पूछा गया था। अब आपका फोकस ऑटोमेटिक यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। वह क्यों लंबी दूरियां तय करता था, टू ट्रेड गुड्स एंड मेक अ प्रॉफिट मतलब वो सामान मतलब व्यापार करने के लिए, सामान किसी भी वस्तु का व्यापार करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए मतलब लाभ कमाने के लिए वह लंबी दूरियां तय करता था अपने घोड़े पर, ठीक है। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट हैड टू ट्रेवल टू अ फेयर वे फार अवे सिटी टू सेल हिज गुड्स, ठीक है। ही डिसाइडेड
टू टेक हिज हॉर्स विद हिम एज ही न्यू इट कुड कवर द डिस्टेंस क्विकली। ठीक है ना, उसको पता था भाई, उसको क्या है, एक बार सिटी से बहुत दूर जाना था, और उसको साथ ही साथ ये भी पता था कि जो उसका घोड़ा है वो क्या है, डिस्टेंस जो है क्विकली मतलब बहुत ही तेजी से कवर कर लेगा, तो वो उसके साथ गया किसके लिए, टू सेल हिज गुड्स। ठीक है ना, अपना सामान बेचने के लिए। हाउएवर ही डिडंट कंसीडर द फैक्ट दैट द हॉर्स वुड नीड रेस्ट। हाईलाइटेड वर्ड की बात थी, रेस्ट वर्ड यहां पर आ चुका है, एंड केयर अलोंग दी वे। ठीक है, अब उसने क्या है, उसका जो मालिक था उसने ये नहीं सोचा, जो मर्चेंट था उसने ये फैक्ट भी कंसिडर नहीं किया, ये भी नहीं सोचा कि जो उसका घोड़ा है भाई उसको थोड़ा बहुत भाई रास्ते में आराम लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, उसने ये बात भी नहीं सोची, और थोड़ी उसको केयर की जरूरत भी पड़ती घोड़े को, उसने ये बात भी बिल्कुल नहीं सोची। ठीक है, एज दे स्टार्टेड देयर जर्नी द मर्चेंट पुश्ड द हॉर्स टू गो फास्टर एंड फास्टर। जैसे ही उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जो व्यापारी था घोड़े को भाई बहुत तेज उसको फास्ट दौड़ने के लिए उसको फोर्स करने लगा। नॉट स्टॉपिंग फॉर ब्रेक्स, ब्रेक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था भाई वो, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जाना था। ठीक है, द हॉर्स वाज गेटिंग टायर्ड एंड वाज अनेबल टू कीप अप विद द मर्चेंट्स डिमांड्स। ठीक है, जो हॉर्स था भाई थक चुका था और व्यापारी की डिमांड मानने में वो असमर्थ होने वाला था। द मर्चेंट डिडंट केयर एंड कंटिन्यू टू राइड द हॉर्स हार्डर, थिंकिंग ओनली ऑफ हिज प्रॉफिट। भाई जो आपका, अब यहाँ से आपको थोड़ी टोन समझ में आनी चालू होगी पैसेज की, कि पैसेज की टोन क्या है, यहाँ से आप उस प्रश्न का उत्तर भी आप दे पाओगे। ठीक है ना, जो व्यापारी था उसने बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं की, बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखा, उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई घोड़े पर मतलब वो थक गया होगा या उसको पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, और वो कंटिन्यू टू राइड द हॉर्स मतलब लगातार वो उस घोड़े पर चलता रहा, उसको दौड़ाता रहा, थिंकिंग ओनली ऑफ हिज प्रॉफिट। ठीक है ना, उसने सिर्फ अपने क्या फायदे के बारे में सोचा। ठीक है, आगे बढ़ते, एज दे ट्रेवल्ड फर्दर, जैसे ही और वो जब आगे बढ़े और आगे बढ़े, दी हॉर्स बिगेन टू स्लो डाउन, मतलब घोड़ा क्या है, स्लो डाउन होने लगा, क्योंकि भाई थक गया था। एंड इट्स ब्रीदिंग बिकेम लेबर्ड, मतलब उसकी जो उसको सांस लेने भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। दी मर्चेंट डिडंट टेक नोटिस एंड केप्ट पुशिंग द हॉर्स अंटिल इट इवेंचुअली कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड। मतलब जो मर्चेंट था उसने उसको नोटिस नहीं किया बिल्कुल भी कि भाई मेरे घोड़े को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, और केप्ट पुशिंग द हॉर्स मतलब उसने उसको आगे बढ़ाना जारी रखा जब तक कि, है ना, वो क्या है कि कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड मतलब मैदान पे धराशायी नहीं हो गया, गिर नहीं गया। ठीक है, एग्जॉस्टेड एंड अनेबल टू मूव, मतलब वो बहुत ज्यादा थक गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, अनेबल टू मूव मतलब वो मूव करने में असमर्थ था। द मर्चेंट वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड दैट हिज हॉर्स हैड फेल्ड हिम। अब व्यापारी क्या है, गुस्सा हुआ अपने घोड़े पे कि उसने क्या है, घोड़े पे विश्वास किया था भाई ये तो मुझे जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन वो क्या, कोलेप्स्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब वो थक कर हार कर गिर गया ग्राउंड पर। और अब ये मर्चेंट क्या है, इस पे एंग्री हो रहा था और फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहा था। ठीक है, ही कर्स्ड द एनिमल एंड ट्राइड टू फोर्स इट टू गेट अप, है ना, उसने मतलब कर्स्ड मतलब बुरा शब्द बोलना या फिर भाई अभिशाप देना, इस तरीके से कर्स्ड का मतलब होता है, एंड ट्राइड टू फोर्स इट टू गेट अप। ठीक है ना, और उसने कोशिश की कि भाई एक बार ये उठ जाए, बट द हॉर्स वॉज टू वीक। यहाँ पर भी एक हाईलाइटेड वर्ड दोबारा आ चुका है। ठीक है, लेकिन घोड़ा क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था मूव करने के लिए। रियलाइजिंग दैट ही वुडंट बी एबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन विदाउट अ हॉर्स, द मर्चेंट डिसाइडेड टू लीव द animal behind and continue on foot, leaving the exhausted horse on the side of the road। अब क्या व्यापारी ने क्या किया भाई, उसको जब समझ में आ गया कि भाई हमारा घोड़ा तो ये नहीं चल पाएगा, अब नहीं उठ पाएगा, तो उसने क्या किया भाई, उसने एनिमल मतलब अपने जो घोड़े को, अपने पशु को पीछे छोड़ दिया और कंटिन्यूड ऑन फुट। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेने वाला। ठीक है, उसने क्या है कि अपनी पैदल यात्रा जारी रखी और अपने जो थके हुए घोड़े को उसने साइड ऑफ द रोड छोड़ दिया। डेज लेटर द मर्चेंट फाइनली रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, बट ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ हिज मर्चेंडाइज अलोंग द वे। ही रियलाइज्ड दैट हिज ग्रीड हैड लेड टू हिज डाउनफॉल। अब वो फाइनली कुछ दिन में पहुंच गया, लेकिन अब उसको उसने क्या है कि बहुत सारे अपना जो वस्तुएं थी, सामान थी, अपना जो व्यापारिक सामान था वो बहुत सारा उसने लॉस्ट कर दिया। ठीक है ना, मतलब उसको ये नुकसान हो गया, उसने भाई बहुत सारा, भाई इतना सारा लेके तो वो चल नहीं सकता, बहुत कुछ उसका पीछे छूट गया, बहुत कुछ उसका पैसा भी लग गया भाई, क्योंकि इतने दिन बाद वो पहुंचा, खर्च हो गया। ठीक है, अब उसको रियलाइज हुआ कि जो उसका लालच था, उसकी जो ग्रीड थी, हैड लेड टू हिज डाउनफॉल, मतलब उसके डाउनफॉल के लिए क्या जिम्मेदार था, उसकी ग्रीड। एंड ही रिग्रेटेड, मतलब रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना। ठीक है, यहां लिख देता हूं, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। ठीक है, रिग्रेटेड हिज एक्शंस टुवर्ड्स द हॉर्स,
ही विश्ड ही हैड टेकन बेटर केयर ऑफ इट एंड हैड कंसिडर्ड इट्स नीड्स। अब भाई उसको पछतावा हुआ और अपने एक्शंस के प्रति उसको पछतावा हो रहा है, और वो क्या सोच रहा है, उसने क्या विश की कि काश उसने उसकी बेटर केयर की होती और उसके नीड्स को उसने समझा होता। ठीक है, अब उसको ये बाद में बात समझ में आई। फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है ना, फिर उस दिन के बाद से द मर्चेंट वोट टू ट्रीट हिज एनिमल्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट एंड नॉट टू लेट हिज ग्रीड गेट इन द वे ऑफ हिज मोरल्स। ठीक है, मोरल्स का मतलब होता है नैतिक मूल्य। ठीक है, अब उसने उस दिन के बाद उसने क्या किया, उसने शपथ खाई, शपथ ली, उसने कसम खाई कि भाई जो मर्चेंट है अपने एनिमल्स को, मतलब उसने कसम खाई कि भाई मेरे जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, घोड़े वगैरह हैं, उनको काइंडनेस के साथ रखेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, एंड नॉट टू लेट हिज ग्रीड गेट इन देयर वे ऑफ हिज मोरल्स, मतलब अपने लालच को अपने नैतिक मूल्यों के आगे नहीं आने देगा। ठीक है, द लेसन ही लर्नड वाज दैट समटाइम्स टेकिंग अ ब्रेक एंड लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग अ प्रॉफिट। अब उसको समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट कमाने से ज्यादा बेहतर है कि भाई थोड़ा रेस्ट लिया जाए, थोड़ा ब्रेक लिया जाए और खुद की तरफ देखा जाए और अपने आसपास जो है उनकी तरफ देखा जाए, ये ज्यादा बेटर है बजाय कि प्रॉफिट कमाने के। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्नों की। अब आपको पूरी उसकी टोन भी समझ में आ गई, क्या क्या हुआ ये भी समझ में आ गया, और उन पॉइंट्स पर भी आपने फोकस करा जो कि आपको प्रश्नों में दे रखे हैं। ठीक है ना, तो अब आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब सबसे पहली बात सिनोनिम की बात कर लेते हैं कि रेस्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है। ठीक है, रेस्ट का सिनोनिम क्या, रिलैक्स हो सकता है, एडवांस हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, अवेकनिंग हो सकता है, बिगनिंग हो सकता है। ठीक है, एडवांस का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, उन्नत। ठीक है, एडवांस का मतलब होता है उन्नत। ठीक है ना, मतलब जो नॉर्मल चीजों से और बेटर होता है, बेहतर होता है, उसको हम एडवांस लेवल कहते हैं। अवेकनिंग मतलब होता है जागना, लगभग जागने की सेंस में हम इसका मतलब लेते हैं। ठीक है, एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, अब बचा क्या, रिलैक्स वर्ड। रिलैक्स को आप रेस्ट के साथ फाइनली कनेक्ट कर सकते हो कि रेस्ट का मतलब होता है आराम करना और रिलैक्स का मतलब भी होता है आराम करना, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। वीक का आपको सिनोनिम बताना है, इसका उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, वीक का आपको सिनोनिम बताना है, एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मस्कुलर, ब्राउनी एंड फ्रेजाइल। ठीक है, आपको ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। इसके बाद ओवरऑल टोन क्या है पैसेज की, ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड है क्या, भाई इसमें कुछ मजाक जैसा कुछ था क्या, नहीं था। ठीक है ना, तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। क्रिटिकल एंड मोरलिस्टिक, अगला ऑप्शन है रोमांटिक एंड इमेजिनेटिव, कुछ रोमांटिक जैसा कुछ था भाई, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक जैसा कुछ था क्या, नहीं था। ठीक है, अगला विकल्प है सस्पेंसफुल एंड मिस्टेरियस, कुछ इसमें सस्पेंस वाली बात थी क्या, बिल्कुल क्लियर कट स्टोरी थी भाई, इसके बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बिल्कुल क्लियर कट स्टोरी थी। एंड मिस्टेरियस मतलब रहस्य जैसा भी इसमें कुछ नहीं था, ये विकल्प भी आपका होता है गलत। बात आती है क्रिटिकल एंड मोरलिस्टिक की। क्रिटिकल मतलब होता है आलोचनात्मक, मोरलिस्टिक मतलब होता है नैतिक मूल्यों से संबंधित। तो सीधी सी बात है भाई, उसने अपने लालच को आगे रखा, नैतिक मूल्य उसने अपने पीछे छोड़ दिए, सिर्फ उसको अपने प्रॉफिट कमाने पर ध्यान था, उसने अपने जो एनिमल था, हॉर्स था जो उसका साथी था, उसका भी उसने कोई ध्यान नहीं रखा। तो बात वही आ गई भाई, क्रिटिकल एंड मोरलिस्टिक इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन पैराग्राफ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इन 4 में से कौन सा विकल्प आपका सही है। द मर्चेंट वॉज एसेटिक, क्या भाई वो तपस्वी व्यक्ति था, ऐसा तो भाई कोई जिक्र ही नहीं है। क्या वो कोई तपस्वी व्यक्ति था क्या, नहीं था। ठीक है, वो कोई तपस्वी व्यक्ति नहीं था। ठीक है, या कोई वैरागी व्यक्ति नहीं था, योगी व्यक्ति नहीं था, वो लालची व्यक्ति था। ठीक है, तो ये विकल्प हो गया आपका भाई गलत, आपको क्या है ट्रू बताना है। ठीक है, कई बार यहाँ फॉल्स लिख कर भी आ सकता है, तो इस पर भी आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी में ही अपना विकल्प गलत टिक करके आ जाते हैं और नंबर अपना गंवा बैठते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, दी मर्चेंट ऑलवेज टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हॉर्स, क्या वो अपने घोड़े की प्रॉपर देखभाल करता था, नहीं करता था, गलत। द टायर्ड हॉर्स नॉट एबल टू मूव फेल ऑन द ग्राउंड। अब बताओ भाई, आपने पैसेज पढ़ा है, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई जो थका हुआ घोड़ा था वो क्या है, मूव करने में असमर्थ था और फेल ऑन द ग्राउंड, अपन ने पढ़ा था कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड मतलब फेल ऑन द ग्राउंड। ये हो गया भाई इसका सही उत्तर। ठीक है, अब चूंकि ऑल आर ट्रू तो हो नहीं सकता है, और द मर्चेंट वेंट टू द डेस्टिनेशन बाय ट्रेन, हमने कहा था भाई इसको, मैंने कहा था इसको कि बाय फुट, ये आप थोड़ा सा पॉइंट कंसीडर कर लेना, किससे गया था, बाय फुट ना कि बाय ट्रेन। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये वाला भी गलत। सही विकल्प है आपका विकल्प नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाई मर्चेंट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद हिज हॉर्स, ठीक है, वो जो मर्चेंट था, व्यापारी था,
लॉन्ग डिस्टेंसेस अपने हॉर्स के साथ क्यों कवर करता था? टू रोम इन द अदर प्लेसेस, नहीं भैया, घूमने घामने के लिए नहीं जाता था। टू ट्रेड गुड्स एंड मेक अ प्रॉफिट, अपन ने लाइन पढ़ी थी, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा, इससे आपका समय बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि आपने प्रश्न पहले पढ़ रखे थे और जब आपने पैसेज पढ़ा तो आपको पता चल गया कि हमें किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है। आपने फोकस करा कि भाई लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करता था हॉर्स के साथ, तो क्यों करता होगा भाई? आपने पढ़ा गुड्स एंड मेक अ प्रॉफिट, टू ट्रेड गुड्स एंड मेक अ प्रॉफिट, ये विकल्प आपका हो गया सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाई मर्चेंट्स हॉर्स कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड, ये बात भी हमने पढ़ रखी है। अब ऑप्शन आप देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। द हॉर्स वॉज कैरिंग अ ट्रांसपोर्टेबल बर्डन, ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही वॉज एनर्जेटिक, मर्चेंट फीड द हॉर्स विद लॉट्स ऑफ फूड, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है भैया, आपको पता उसने खाना भी नहीं दिया, एनर्जेटिक भी नहीं बचा था वो। ठीक है, यदि वो ट्रांसपोर्टेबल बर्डन लेके चल रहा होता तो वो तो भाई अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था, पर उसको क्या है भाई, ओवरलोड भी करके रखा था उसने और लगातार दौड़ाया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर हो गया गलत। सही विकल्प है आपका विकल्प नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 2 ये सही उत्तर है। वाई द मर्चेंट डिसाइडेड टू लीव द हॉर्स बिहाइंड, मर्चेंट ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि भाई अब घोड़े को मैं पीछे छोड़ देता हूं? ठीक है, विकल्प आप एक बार देख लो। हॉर्स वॉज अनेबल टू रीच द डेस्टिनेशन विद द मर्चेंट। ठीक है, हॉर्स वॉज नॉट रेडी टू ट्रेवल इन द हॉट समर डेज, मर्चेंट डू नॉट लाइक द एनिमल लाइक हिज एनिमल सो मच, मर्चेंट वांटेड टू कंटिन्यू हिज जर्नी अलोन, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शंस। ठीक है, अब आपको पता लगेगा कि भाई जो क्या घोड़ा उसका था, हॉर्स उसका था, वो हॉट समर डेज में जाने के लिए तैयार नहीं था क्या? ठीक है, ये बात हो गई बिल्कुल गलत। क्यों हो गई? क्योंकि भाई हॉट समर डेज की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मर्चेंट डू नॉट लाइक हिज एनिमल्स, भाई एनिमल पे प्राउड करता था वो, मतलब वो पसंद करता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, थक गया था घोड़ा, गिर गया, इसलिए वो नहीं ले जा सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। मर्चेंट वांटेड टू कंटिन्यू हिज जर्नी अलोन, क्या वो अकेले जाना चाहता था? नहीं, घोड़े को ले जाना चाहता था, 2 बार उसने पुश भी किया था, लेकिन वो उठने की हालत में ही नहीं था। तो अब नन ऑफ द अबव ऑप्शन वाला विकल्प भी यहाँ नहीं बचता है। बचता क्या? हॉर्स वॉज अनेबल टू रीच द डेस्टिनेशन विद द मर्चेंट, मतलब वो अनेबल था, असमर्थ था, अब वो नहीं जा सकता था क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाई दी मर्चेंट वोट टू ट्रीट द एनिमल्स विद काइंडनेस, अब उसको लास्ट में रियलाइज हुआ भाई मैंने अपने घोड़े को अच्छे से नहीं रखा, उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं की। ठीक है, तो क्या हुआ, घोड़ा गिर गया एग्जॉस्ट होके, इससे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ बहुत सारा। ठीक है, तो अब उसने क्या सोचा कि बाय ट्रीटिंग द एनिमल्स फेयरली मर्चेंट गॉट अ गुड रेम्यूनरेशन, ही इनकर्ड अ लॉस इन हिज बिजनेस। अब देखो, उसने पहले फेयरली उसने ट्रीट नहीं किया था एनिमल्स को। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, ही इनकर्ड अ लॉस इन हिज बिजनेस, भाई अब उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि भाई अब मैं अच्छे से रखूंगा? क्यों? क्योंकि उसको क्या है कि बहुत सारा उसको अपने बिजनेस में लॉस हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब ही गॉट हेल्प फ्रॉम अदर एनिमल, नहीं भैया, उसकी जर्नी में उसको अदर एनिमल से कोई हेल्प नहीं मिली थी। हिज हॉर्स हेल्प हिम टू रीच द डेस्टिनेशन, पहुंचा ही नहीं पाया था, पहले ही गिर गया वो। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन, ये भी आपका सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। ये भी आपको सेशन में, आपको जब आगे लेकर आऊंगा तो फिगर ऑफ स्पीच भी आपको एक ही सेशन में बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा। ठीक है, लाइन क्या दी है इन्होंने, दी मर्चेंट पुश्ड द हॉर्स टू गो फास्टर एंड फास्टर। ठीक है, लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यापारी था उसने अपने घोड़े को तेज और तेज जाने के लिए उसने क्या किया, फोर्स किया। तो अब उसको, उसमें आपको क्या है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, मतलब लाइक अलंकार, मतलब अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, अलंकार पढ़ते हैं, है ना, टाइप ऑफ अलंकार टाइप हम इसको कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। तो ये मेटाफर का मतलब होता है रूपक। ठीक है, मेटाफर का क्या मतलब होता है, रूपक। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, मतलब जहां बार बार पुनरावृत्ति होती है वर्णों की। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुप्रास। अगला क्या है, हाइपरबोले, मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ठीक है। अब आप हिंदी टर्म्स से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे भाई आसानी से कि इनका मतलब क्या, रिपीटिशन मतलब होता है पुनरावृत्ति। ठीक है, अब तो आ गया होगा भाई आपको समझ में। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, फास्टर एंड फास्टर, एक्चुअल में द मर्चेंट पुश द हॉर्स टू गो फास्टर एंड फास्टर, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यूज हुआ है? तो ये हुआ है भाई रिपीटिशन। रिपीटिशन, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा, क्योंकि फास्टर एंड फास्टर क्या बता रहा है आपको, पुनरावृत्ति आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए
ये प्रश्न यहीं तक थे। और वैसे आपके वर्ग 3 या वर्ग 2 में प्रश्न आते हैं 7। यहाँ मैं 9 प्रश्न आपको लेकर आया था, जिससे आपकी समझ अच्छे से विकसित हो सके और आप जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की उसको सीख सके। ठीक है, बाकी आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप मुझे अगले सेशन ऐसे लेकर आने चाहिए या नहीं, और कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश विद शिवांश नाम से, या इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय